बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इशू ऑफ द डे आप सब जानते हैं, OIC का 48वां इजलास जिसकी मेज़बानी आज पाकिस्तान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज़ है, क्योंकि उसकी एक रीज़न भी है। आप सब जानते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, अगर उसको पॉलिटिकल अनरेस्ट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बावजूद, इन तमाम हालात के बावजूद जो है, आज हमने देखा कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और इसके साथ साथ चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा, उनको भी स्पेशली दावत दी गई है। मुख्तलिफ ममालिक से वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों ने ख़िताब भी किया और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ख़िताब किया। ज़्यादा जो उन्होंने कॉन्सनट्रेट किया, एम्फसिस था जो उनका ज़्यादातर, वो इस्लामोफोबिया पर था। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की हकीकत को पहली दफ़ा दुनिया ने तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ करारदाद हमने जमा करवाई और फिर इसके बाद उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है, हम तमाम मुस्लिम ममालिक को यूनाइटेड रहना है, इकट्ठे रहना है। कश्मीर और फ़लस्तीन के खिलाफ, उस मजालिम के खिलाफ जो हमने आवाज़ भी उठानी है। इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है एज यूजुअल प्रोग्राम में। सर, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह लीड कर रहा है, और अल्लाह के आखिरी नबी ने भी कहा था कि मुझे इस हिंदुस्तान की तरफ से, यानी उस वक्त पाकिस्तान कभी बनना था, ठंडी हवाएं आती हैं और लीडरशिप हमारे हाथ आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मकसद क्या था? ये एक ऐसी शम्मा थी जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में रोशन की गई थी। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, कर्नल कज़ाफ़ी जो उसमें सबसे पेश थे और शाह फैसल थे, उनको यूरोप ने इबरत का निशान बना दिया। लेकिन शम्मा जलती रही, यानी कोई भी अच्छी बात हो तो आप बुझा नहीं सकते। Exactly. आज यानी 48वां इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये वही वजह है कि ज़रूरत क्यों पेश आई। देखो, पहली बात तो यह है कि बहैसियत मुसलमान हमारा ये बिलीव है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो कोई भी मुसलमान इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करता कि वो उनके नबी के कोई खाके बनाए। और ये इस तरह का रवाज चल पड़ा था फ्रांस में और मुख्तलिफ मुल्कों में, और किताबें लिखी गई और उसमें तस्लीमा नूरीन, मुख्तलिफ किस्म के लोग, रुश्दी वगैरह। तो मुसलमान मुल्कों में ये चीज़ें उस तरीके से कंडेम नहीं की गई, उस तरह का यूनाइटेड नेशन में या उसका मुल्क का बाइकाट नहीं किया गया। हालांकि मुसलमानों ने मुल्कों में बाकायदा तौर पर अपनी नफरत का इजहार करते रहे, जुलूस निकालते रहे और कंडेम करते रहे, लेकिन हुक्मरानों ने इस पर कुछ ज़्यादा तवज्जो ना दी। ये जो है इसी का इजलास है। इससे जो पहला इजलास था उसमें ये तय हुआ था, और इसकी जो लीडिंग रोल है वो इमरान खान साहब ही हैं। उन्होंने, आपने देखा कि जब यूनाइटेड नेशन में मुसलमान ममालिक भी वहाँ मौजूद होते हैं, जब इजलास होता है, तो वहाँ उन्होंने भरपूर एक तकरीर की। उन्होंने कहा 9/11 के बाद दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो देखा जाता है कि ये दहशतगर्द होगा। हालांकि दहशतगर्दी तो मुसलमान मुल्कों में हो रही होती है, वो कौन करवा रहा है, शिकार है, उल्टा शिकार है, और कौन करवा रहा है ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने मुल्कों में से गद्दार तलाश करके उनको फैसिलिटेट करके वहीं से दाइश बनाई जाती है, वहाँ अलकायदा बनाई जाती है, वहाँ TTP बनाई जाती है, वहाँ से रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुजाहिदीन पैदा किए जाते हैं, फिर मुजाहिदीन को कुचलने के लिए फिर अमेरिका और तरीका इस्तेमाल करता है। उसका सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो नुकसान के लिहाज से पाकिस्तान है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कहते हैं कि भाई ये अल्लाह ताला का इनाम किसे मिल जाए। अब तो 15 मार्च अब हर साल यूनाइटेड नेशन में ये मनाया जाएगा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उसी तरह जो होलोकास्ट के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। होलोकास्ट क्या है कि वो आपने देखा कि बहुत ही एक बड़ा रुला देने वाला या बड़ा जिक्र है, वो कानून में पाबंदी है। यूरोप कहता है वो बात ना करो, अगर वो बात ना करो तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करे। सर, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा इसके ऊपर बात की थी अक़वाम में, तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल दुखता है। हमें पूछें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की जाती है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। ये चीज़ हमने लोगों को बावर करानी है। एक उनका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये अहमियत हमने शो करानी है, हमने बताना है। और उनको ये बात दुरुस्त है कि दूसरे मज़ाहिब को उस तरीके से तो नहीं पता कि अकीदत हमारी कितनी है। और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं या कहीं भी मुसलमान रहते हैं, वो भले कम इबादत करते हों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इमरान खान साहब का जो आज खिताब था, वो मुझे लग रहा था कि एक सूफ़ी का खिताब है जो अंदर से बोल रहा है। फिर उन्होंने आलम इस्लाम को झंझोड़ा भी है कि आप देखेंगे $1.5 ट्रिलियन ये तरक्की पजीर मुल्कों से लूट के या किसी और तरीके से या कमीशन से
यूरोपीय बैंकों में रखते हैं मुसलमान, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस पर ज़रा सोचें, इस पर सोचें, अपना बैंक बनाएं। बैंक तो खैर भुट्टो साहब ने भी कहा था। उसमें जो सीधा नकात आज वो मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ। उन्होंने एक तो कहा है कि अफ़गानिस्तान का जिक्र किया ख़ास तौर पर, उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। अफ़गानिस्तान 40 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशों का शिकार है, लड़ रहा है। एक ही मसला है, पूरी दुनिया को मैं बावर कराता हूँ, 1 पॉइंट एजेंडा। 2 दफ़ा उन्होंने बोला, उनका कि अगर यहाँ अमन कायम होगा, आपने उनके जो एसेट्स हैं वो आपने बैंकों में बिल्कुल फ्रीज़ किए हुए हैं, ये कोई गैर इंसानी तरीका है। सारे मुसलमान मुल्कों का है कि इस पर आप बात करें। और दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि भाई एक और उन्होंने पॉइंट यूक्रेन का कहा है, वो उन्होंने छोड़ा है कि आप डिस्कस करें, क्योंकि हर मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ हैं। और जिस तरह इसराइल के साथ तुर्की के तल्लुकात हैं, जो ये के तल्लुकात हैं, टेबल टॉक करें, बैठ के मामलात को तय करें और इसके ऊपर फिर देखें, लेकिन देखें कि सॉल्यूशन निकले, अमन के लिए इकट्ठा हो जाए, जंग के लिए नहीं। फिर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि मसलन क्या बात है कि 1.5 अरब मुसलमान अपने या फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म भी नहीं हटा सके। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो भी आप उस पर कोई कमी नहीं कर सके। उसकी यूनाइटेड नेशन में बाकायदा याद करवाया गया कि यूनाइटेड नेशन में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बाकायदा आज तक मानी जाती है, उस पर आप प्रेशर जो है वो बिल्ड करें। तो मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा सच्ची बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा इसको कह सकते हैं कि एक फोरम है हमारा। तो ये फोरम अगर इकानमी के तौर पर आप देखें कि मुसलमान मुल्कों के जो ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट है, उनमें एक आदमी के यूरोपियन बैंकों में इंडिविजुअल अरबों डॉलर होते हैं। अगर हम मुसलमान कहलवाते हैं तो क्या पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिए जा सकते? बाहर के मुल्कों में तो उनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, और अगर बैंकों में पड़े हुए हैं तो आपने देखा आज तक किसी को वापस नहीं मिले। पहली बात है, अगर यूनाइट होते हैं तो ये हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि जो 15 तारीख का यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आ गया कि उस दिन बाकायदा ये दिन मनाया जाया करेगा, याद किया जाएगा कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक ने, स्पेशली अमेरिका और इंडिया ने इसको रोकने की कोशिश की, अंदरूनी क़ुव्वतें भी थीं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की। तो आप क्या कहेंगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जीक्यूट हो रही है, कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, वो कैसा नहीं आपको नज़र नहीं आ रहा? आपको बड़ी मादरत के साथ हम किसी आदमी को ना गद्दार कहते हैं, ना ये कि सारी सियासी पार्टियां यहाँ रहेंगी तो हुक्मरानी करेंगी। आपको नज़र नहीं आया कि जब ये कॉन्फ्रेंस की डेट मुकर्रर की गई तो सियासी पार्टियों ने लॉन्ग मार्च, इवन नो कॉन्फिडेंस की डेट ही वो रखी। और ये जो कह रहे थे कि जी वो 21 तारीख को हर सूरत वो 14 दिन हो जाते हैं, टेबल करें। मुझे बताइए कि कानून में अगर टेबल हो जाती, आज अगर हो जाती तो फिर कल या जो गुजरा है कल हो जाती, तो कल ये वहाँ तमाशा लगाती, जिस तरह बिलावल भुट्टो दर था मैं वहाँ ही बैठ जाऊँगा, तो मुझे बताइए तो सबोटाज होगी थी। तो फिर लॉन्ग मार्च भी उनके नुमाइंदे तो मौजूद हैं। अब हम कहेंगे तो कहेंगे जी चैनल पर बात कर रहे हैं। मसला अमेरिका क्या चाहता था ना, अभी आपने कहा। इंडिया चाहता था अभी ना हो, अभी आपने कहा। तो अगर ये उसके नैरेटिव को लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो किसका नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे? वो पाकिस्तान दूसरे ममालिक के ऊपर क्या बात करें जब हमारे अंदर ही। भाई अगर आप लोग एक महीना ठहर जाते, 15 दिन ठहर जाते, अगर 21 तारीख को टेबल हो जाती, तो वज़ीर आज़म जो है इखलाकी तौर पर आज कॉन्फ्रेंस से खिताब ना कर रहे होते। और यही इनका मसला था कि ये एज ए सामाइन बैठे। कहा गया, ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी अब वज़ीर आज़म तकरीर नहीं कर सकते। शर्मनाक बात है, बल्कि जिस तरह शेख ने कहा इन पर 100 दफ़ा शर्मनाक है, उन्होंने कहा बिल्कुल गैरत आनी चाहिए कि कम से कम मुल्क का तो ख्याल करें। अब स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं। भाई हुकूमत आती रहेगी जाती रहेगी, इस मुल्क में कौन रह गया है? कई बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए। पर इसका मतलब है ना, ज़ाती मफादात, ज़ाती सियासत आपकी जो है वो फ्रंट पे और बाकी ज़ाती मफादात, रियासत के मफादात हैं वो बैकफुट पे हैं। फिर ये तो फिर बिल्कुल शुरू से यही बात है सर, नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऑब्वियस है, ये तो शुरू से हमें फील होता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आज के प्रोग्राम से इतना। एक बादशाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या पड़ता है। हम तो बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए कि अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों ने जो भी कोशिशें की थी वो जो है वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। और आज हमने देखा कि किस खूबसूरती से टेलीविज़न की स्क्रीन जो है वो सजी हुई थी और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे और ख़िताब कर रहे थे। कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है और परेड भी देखेंगे। जितने भी वज़राए ख़ारजा आए हुए हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट मैडम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।